इंटरप्रिटेशन साथ में जनरल क्लॉजेस एक्ट भी आ गया है, नहीं एक्ट भी आ गया, ठीक है ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैठो बेटा प्रॉपरली एक बार। अच्छा, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना एक बार। दिव्या, अर्णव, एनीवन, कोई भी बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या? यस। चलो स्टार्ट करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसके अंदर हमने बोला था कि इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टैट्यूट में यानी कि लॉ में लिखा हुआ क्या है, कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर, वो कहना क्या चाहता था। अब भाई वो तो है नहीं और 100 साल पहले गुजर चुका है, तो जजेस ये कह करके उसे ब्लेम नहीं कर सकते। जजेस को तो अपना डिसीजन देना पड़ता है। दे हैव टू इंटरप्रेट इट, दे हैव टू गिव मीनिंग टू द वर्ड्स विच आर गिवन इन द स्टैट्यूट। ठीक है, तो इसी के लिए एक टॉपिक है ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, इंटरप्रिटेशन एक्ट ही है आपका, जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ तक हमने लिया था, यहाँ तक लिया था क्या, एग्जाम्पल कर लिया था ना ये वाला, कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आप मैक्सिमम कितने कंपनी की ऑडिट कर सकते हो, 20, और आईसीआई ये कहता है 30 की, है ना। लेकिन कंपनीज एक्ट में जो स्मॉल कंपनीज है, डोरमेंट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल जिनकी कम है, उनको एग्जाम्प्ट कर रखा था यहाँ से, है ना, उनको इन गिनती में नहीं ले रखा था। आईसीआई ने जो लिमिट दी है 30, वो इंक्लूडिंग ऑल द कंपनीज है। तो इससे दोनों ही सेक्शन खुश हो गए, दोनों ही एक्ट खुश हो गए। अपन ने कंपनीज एक्ट को भी फॉलो कर लिया और आईसीआई एक्ट को भी फॉलो कर लिया। आगे देखो यहाँ पर, अब अच्छे से समझना बेटा ये चीज़ें। अगर आता है तो आपको लिख के नहीं आना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल वहीं तक लिखोगे आप, लेकिन ये कुछ वर्ड्स है जो आपको अलग से भी पूछे जा सकते हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल हम नहीं लगाएंगे अगर इस तरीके के कुछ वर्ड्स आ रहे हैं और क्लियर कट लॉ ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि हमें इसका मतलब क्या लेना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन विल नॉट अप्लाई, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस। पहला देखो क्या दिया है, सब्जेक्ट टू। अगर ये वर्ड आ रहा, अपन ने कंपनीज एक्ट में भी ये वर्ड पढ़ा है, अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 14, दैट इज ऑफ अल्टरेशन ऑफ एओए। ये जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है उन्हें आइडिया है, जिन्हें चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है उनके लिए शॉर्ट में आइडिया दे देती हूँ मैं। देखो होता क्या है, आप अल्टरेशन करना चाहते हो एओए के अंदर, ठीक है, तो आपका सेक्शन लगता है सेक्शन नंबर 14। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप आर्टिकल्स को बदल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये देखो सेक्शन 14 की लैंग्वेज कहती है अल्टरेशन ऑफ एओए बी कैन बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एमओए बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब आप आर्टिकल्स को बदलना चाहते हो, बदल सकते हो। क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एमओए। मतलब सब्जेक्ट टू अगर लिख के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू के बाद में जो लिख के आ रहा है दैट विल ओवरराइड। इसका मतलब कंपनीज एक्ट और एमओए की बात देखी जाएगी। आर्टिकल्स कभी भी कंपनीज एक्ट और एमओए के अगेंस्ट में नहीं हो सकते। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। आर्टिकल्स कभी भी जो है ना वो कंपनीज एक्ट और एमओए के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। लैंग्वेज क्या है, व्हेन अ प्रोविजन इज मेड सब्जेक्ट टू अनदर प्रोविजन देन सच अदर प्रोविजन लेटर प्रोविजन विल ओवरराइड द फॉर्मर प्रोविजन। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। बाद वाला प्रोविजन पहले वाले पे हावी हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से याद रखना, ये तुम्हारे चैप्टर 2 में भी आएगा। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स करना है तो क्या करना पड़ता है, एसआर पास कराना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ली है। क्यों, क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है। सूनर और द लेटर पहले पढ़ चुके हो या आगे पढ़ोगे, ये आपको सेक्शन कवर करना है तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सब्जेक्ट 2 का मतलब क्या है, बाद वाले को प्रायोरिटी देनी है। सेकेंड देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट नेम ऑफ कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन, हाँ जो बेटा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये है कि नाम बदलना चाहते हो कंपनी का बदल सकते हो, नाम बदलना चाहते हो कंपनी का बदल सकते हो, लेकिन सेक्शन 4 फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज सेक्शन 4 विल ओवरराइड। और सेक्शन 4 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लो, नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ये वर्ड्स उसके नाम में नहीं आने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो दोबारा पढ़ो एग्जाम्पल, एक बार खुद पढ़ के देखो। सेक्शन 13(2) ने कहा नाम बदलना है कंपनी का, कैसे बदला जाएगा? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, मतलब लेना पड़ेगा। समझ आया? सेक्शन 4 विल ओवरराइड। जो बाद वाला है उसको क्या करना है? प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। दिस इज योर सब्जेक्ट टू रूल। ये वर्ड आया ना तो अपन को हमेशा क्या करना है? बाद वाले को प्रायोरिटी देनी है। कोई भी चीज़ अगर आर्टिकल्स में आप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो वो कभी भी कंपनीज एक्ट और एमओए के अगेंस्ट में नहीं आ सकती। पहला तो एग्जाम्पल सेक्शन 14 का अपन ने यही लिया। अल्ट्रेशन करना है तो कैसे करते हैं? बाय पासिंग एसआर, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एमओए। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया हमने? नाम बदलना है कंपनी का, एसआर पास करके कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में दिया है नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि पब्लिक के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। आपको क्या लेनी पड़ती थी वरना? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। तो वो यहाँ पर सेक्शन 4 जो है वो ओवरराइड करेगा। इसके बाद में देखो क्या दिया है, दूसरा वर्ड लेने जा रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन, एनी अदर एक्ट और एनी अदर प्रोविजन। मतलब ये वाला प्रोविजन जो है वो सबसे ऊपर जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? नॉन विद स्टैंडिंग के लिए लिखना, इसके लिए एक दो वर्ड यूज लिखना, नॉट विद स्टैंडिंग के लिए। इसे नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, ओवरराइडिंग क्लॉज भी बोला जाता है। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज या ओवरराइडिंग क्लॉज। आप यूनिट 2 के अंदर एक पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक्ट विल ओवरराइड ऑल द थिंग्स। कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर है, उसमें लैंग्वेज आती थी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एमओए, एओए, एग्रीमेंट एंड रिजोल्यूशन। मतलब एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, किसी में भी कुछ लिखा हो, सबसे ऊपर क्या है तुम्हारा? एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट। सेक्शन 6 था, ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहा था, किसको दे रहा था? कंपनीज एक्ट को। ये सबसे ऊपर है। लैंग्वेज इस तरीके की थी, इफ अ प्रोविजन इज नॉट विद स्टैंडिंग टू अनदर प्रोविजन देन सच प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर दी अनदर प्रोविजन। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड मतलब कहीं और कुछ भी लिखा हो, इसको तो तुम्हें इफेक्ट देना ही है। ये क्या है तुम्हारा? ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट, जैसा कि यूनिट 2 पढ़ते हो ना, जब आप चैप्टर 2 पढ़ते हो कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 6 में देखना, वहाँ पर कंपनीज एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है कि चाहे एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन किसी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये सब चीज़ें किससे नीचे हैं? कंपनीज एक्ट से नीचे हैं। कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड। कुछ पॉइंट्स दिए हुए देखो, इफ अ सेक्शन इज नॉट विद स्टैंडिंग अनदर सेक्शन और सब सेक्शन, तो जो सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग करके दिया हुआ है ना, वो क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। हाँ, सेकेंड दिया है इफ अ सेक्शन इज नॉट विद स्टैंडिंग द एंटायर स्टेट्यूट। इसका मतलब ये सेक्शन पूरे स्टेट्यूट के ऊपर हावी रहेगा। ये सेक्शन क्या करेगा? ओवरराइड करेगा पूरे एक्ट को। इफ अ सेक्शन इज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, मतलब ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, किसी भी लॉ में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, यही सेक्शन हमें तो फॉलो करना है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट आप दे रहे हो। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर सेक्शन, किसी सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, यही फॉलो करो। किसी अदर स्टैट्यूट में कुछ भी लिखा हो, तुम्हें तो यही फॉलो करना है। किसी और लॉ में कुछ भी लिखा है तो भी तुम्हें यही फॉलो करना है।
एक बार पढ़ के देखो। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब ओवर राइडिंग इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज भी बोला जाता है इसको। बाकी किसी भी जगह कुछ भी लिखा हो, तुम्हें तो इसी को महत्व देना है, दैट इज नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट 2 में क्या पढ़ा, बाद वाले को प्रायोरिटी दो। नॉट विद स्टैंडिंग में क्या पढ़ा कि जो सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग है वो प्रायोरिटी पाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग अदर सेक्शन, तो अदर सेक्शन के ऊपर प्रायोरिटी। नॉट विद स्टैंडिंग अदर स्टैट्यूट, तो अदर स्टैट्यूट के ऊपर प्रायोरिटी। नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लॉ मतलब किसी भी लॉ के ऊपर है, ये तो सबसे ऊपर सर्वोपरि माना जाएगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब समझ में आया। एक और वर्ड भी बेटा यूज होता है, विदाउट प्रिजुडाइस। विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब सामने वाले को इफेक्ट किए बिना, सामने वाले को इफेक्ट किए बिना। इसका मतलब ये प्रोविजन जो है इन एडिशन टू है, इन एडिशन टू है। देखो, इफ अ प्रोविजन इज मेड विदाउट प्रिजुडाइस, इफ अ प्रोविजन इज मेड विदाउट प्रिजुडाइस टू अनदर प्रोविजन, then such provision shall not affect or remove the another provision. It means that provision is not substitute to another provision, but the provision is in addition to, provision is in addition to। ये एक्स्ट्रा में है, ये तो करना ही पड़ेगा, ऊपर वाले के अलावा ये लगेगा, इसका मतलब ये है। एक एग्जाम्पल से समझो, यूनिट 2 में पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 10 ही पढ़ा होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आइडिया देती हूँ। देखो, एक कंपनी तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि 2 कंडीशन पूरी ना हो जाए। पहला, डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने अमाउंट पे कर दिया, पहला। और दूसरा क्या जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आपको फाइल करना है आरओसी के पास, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ लिखी हुई है सेक्शन नंबर 10A1 में, 10A1 में। 10A2 में लिखा है कि अगर इसको पूरा किए बिना तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तुम पे लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी का अमाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें सेक्शन 10A2 में क्या दी बेटा, पेनल्टी दे दी। 10A3 में लिखा हुआ है विदाउट प्रिजुडाइस टू द सबसेक्शन नंबर 2, विदाउट प्रिजुडाइस टू द सबसेक्शन नंबर 2। अगर आरओसी के पास रीजनेबल ग्राउंड है, कंपनी जो है वो सही से काम नहीं कर रही, इट कैन क्रॉस द नेम और कैंसिल द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। आरओसी को पावर दी है कि अगर उसको लगता है सफिशिएंट रीजन है बिलीव करने के, तो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा सकता है, यानी कंपनी को ही खत्म कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब 10A3 में वर्ड यूज किया विदाउट प्रिजुडाइस, इसका मतलब पेनल्टी जो दी हुई है ना बेटा 10A2 में, वो तो लगेगी ही लगेगी। ये प्रोविजन इन एडिशन टू है। पेनल्टी लगने के बाद भी आरओसी को लगता है ना कंपनी सही से काम नहीं कर रही, वो उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा सकता है। इन एडिशन टू है, इसका मतलब नहीं है कि भाई पेनल्टी लग गई तो वो हटा नहीं सकता, पेनल्टी भी लगाएंगे और नाम भी हटाएंगे। इन एडिशन टू होता है इसका मतलब। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। वर्ड क्या था, विदाउट प्रिजुडाइस। आप समझो बेटा, 3 वर्ड एक्सप्लेन किए। पहला वर्ड था सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेंड इन कंपनीज एक्ट एंड एमओए। आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एमओए एंड कंपनीज एक्ट, मतलब बाद वाले यानी कि एमओए और कंपनीज एक्ट को प्रायोरिटी देनी है। सब्जेक्ट 2 में यही होता है, लेटर विल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। फिर आया तुम्हारा नॉट विद स्टैंडिंग। किसी और जगह कुछ भी लिखा हो, तुम्हें तो यही मानना है। समझ आ गई बात। नॉट विद स्टैंडिंग के अंदर अपन ने क्या लिया, अगर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर सेक्शन, अपने वाला हावी हो जाएगा उस अदर सेक्शन पे। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर स्टेट्यूट, अपने वाला हावी होगा पूरे एक्ट पर। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो तुम्हें तो यही फॉलो करना है, यानी ये हो गया सर्वोपरि। इसको नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज भी बोला जाता है, ओवर राइडिंग क्लॉज भी बोला जाता है। जैसे अपना सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट जो कहता है कंपनीज एक्ट, एमओए, एओए, रिजोल्यूशन एग्रीमेंट सबसे ऊपर है। समझ आ गई बात। फिर हमने क्या लिया, विदाउट प्रिजुडाइस। विदाउट प्रिजुडाइस मतलब इन एडिशन टू, ये बाकी को जो है अल्टर नहीं करना चाहता, उसे खत्म नहीं करना चाहता, उसे सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहता, ये इन एडिशन टू है। पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। उसके अलावा आरओसी क्या कर सकता है, आरओसी इस कंपनी का नाम भी रजिस्टर और कंपनी से हटा सकता है।
विदाउट प्रिजुडाइस मतलब सामने वाले को हार्म किए बिना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना। 10A2 को हार्म किए बिना ये पेनल्टी लगेगी। 10A2 तो लगेगी पेनल्टी, उसके अलावा ये लगेगा, मतलब इन एडिशन टू। आई थिंक समझ में आए होंगे। थोड़े टिपिकल वर्ड्स थे और ये लॉ में अपने हर जगह यूज हो रहे हैं। हमने एग्जाम्पल भी वही उठाए हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट के हैं। इनको आप समझ के जाना बेटा एक बार, है ना। नेक्स्ट आ रहा है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। भाई पहले तो कोशिश की लिटरल मीनिंग देने की, ग्रामेटिकल, टेक्निकल, पॉपुलर, ऑर्डिनरी, पर उससे क्या हो रहा है, उससे कई बार एब्सर्ड मीनिंग आता है, तो हमने बोला सेंसिबल मीनिंग की देने की कोशिश करें। अट्रेस मैजिस वैलिड को एम्पेरेट, ऐसा मीनिंग दो जो एक सेंसिबल मीनिंग हो, है ना, वो पढ़ लिया अपन ने। फिर हमने बोला ऐसा मीनिंग दो विच विल सप्रेस द मिस्चीफ एंड एडवांस द रेमेडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफेंस करने वाला ही जो है वो बच जाए, पापी का सर्वनाश हो। अपन ने बोला था ना कल्प्रिट को सजा हो, ऐसा मीनिंग लेना है, हेड एंड रूल वाला लिया। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा कि अगर दो जगह अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, दो एक्ट में या दो सेक्शंस में अलग अलग लिखी हुई हैं बातें, ट्राई टू हार्मोनाइज दैट अप कि दोनों ही चीज़ें खुश हो जाए, ये वाला एक्ट भी खुश हो जाए, ये वाला एक्ट भी खुश हो जाए। एग्जाम्पल लिया था ऑडिट वाला। अब क्या पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। ये क्या कहता है बेटा, कहीं कहीं पे लॉ में वर्ड आता है मे और उसका मतलब होता है मस्ट, होता है ना। कहीं कहीं पे लॉ पे वर्ड आता है एंड और उसका मतलब होता है और। एक्सेप्शनल केसेस में मे को शैल या मस्ट पढ़ा जाएगा और एंड को और पढ़ा जाएगा। जनरली क्या बोलते हैं, अगर एंड वर्ड यूज हुआ है देन इट इज कंजंक्टिव, जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कंजंक्शन है ना एंड, और वर्ड यूज हुआ मतलब डिसजंक्टिव, इन दो में से कोई एक, यही होता है ना जनरली। बट यहाँ पर इस रूल को एक्सेप्शनल केसेस में बदला जा सकता है। एक्सेप्शनल केसेस में टू गिव द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर अपन इस रूल को बदल भी सकते हैं। क्या दिया हुआ है देखो एक बार, इफ लिटरल मीनिंग डिफीट द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट्यूट। अगर हम लिटरल मीनिंग लगा रहे हैं तो जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट जो कहना चाहता था लेजिस्लेचर वो सही नहीं हो पा रहा, तो हम लिटरल रूल तो लगा नहीं सकते। अब क्या करना है, वर्ड इन स्टेट्यूट में बी एलिमिनेटेड इफ नो सेंसिबल मीनिंग। अगर सेंसिबल मीनिंग सामने नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वर्ड एंड इज नॉर्मली कंजंक्टिव और का मतलब डिसजंक्टिव, एनीवन। में आया इसका मतलब डायरेक्टरी, करो तो सही है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मस्ट या शैल आया मतलब मैंडेटरी, मतलब ये काम आपको करना ही पड़ेगा, यही होता है ना मतलब इसका। जजमेंट इज नीडेड फॉर द अबव यूजेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ एक्ट एंड द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। पर हमें क्या करना होता है, जज करना होता है, डिसाइड करना होता है। किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि भाई एक्ट का पर्पस क्या है, लेजिस्लेचर कहना क्या चाहता है, उसकी भावना क्या थी। तो कहीं पर मे को तो मस्ट पढ़ना पड़ेगा और एंड को और पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अ पेनल्टी मीन्स मैंडेटरी प्रोविजन। आपसे जैसे स्टेटमेंट दे दिया यू मे वियर द हेलमेट, यू मे वियर द हेलमेट, और नीचे दे दी पेनल्टी कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो फिर इतने का पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब मे लिखा हुआ ज़रूर है बट ये क्या है, शैल पढ़ा जाएगा, मैंडेटरी प्रोविज़न है। कहीं भी पेनल्टी दी हुई है ना बाद में, इसका मतलब क्या है, ये मैंडेटरी है। पूरा नहीं करोगे पेनल्टी लगेगी, इसका मतलब मैंडेटरी है। और एग्जाम्पल देखो, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस। सेक्शन 3 लैंग्वेज कहती है कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इसका मतलब क्या है, क्या भाई अनलॉफुल पर्पस के लिए भी कंपनी बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। इस मे का मतलब मस्ट है, शैल है। ये तो अपना एग्जाम्पल हम पढ़ते आ रहे हैं, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, मे वर्ड यूज़ किया एक्ट ने, जबकि होना क्या चाहिए था, मस्ट। इसके इंटरप्रिटेशन से क्या लगता है कि कंपनी तो अनलॉफुल पर्पस के लिए भी बन सकती है, गलत है ना ये चीज़ तो। अच्छा देखो एक और एग्जाम्पल, कंपनी में मेंटेन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और नीचे दे दी पेनल्टी, अगर नहीं करोगे रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन तो इतनी पेनल्टी लगेगी। मतलब इस मे का मतलब क्या है, मस्ट। इस मे का मतलब क्या है, मस्ट। समझ आई बात की नहीं आई बताओ, समझ आ गई बात ये वाली। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई है, ये है हमारा रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। मतलब एक्सेप्शनल केसेस में मे को मस्ट या शैल पढ़ा जाएगा, एंड को और पढ़ा जाएगा।
अपन ने चार्जेस की यूनिट पढ़ी थी स्टार्टिंग में, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 77 से 87 तक सेक्शन पढ़े। अब उसके अंदर बेटा अपन ने पढ़ा था वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर प्रॉपर्टी विद इन इंडिया है तो कौन करेगा? डायरेक्टर, सीएस, ऑथराइज पर्सन। आउटसाइड इंडिया है तो कौन करेगा? और पर्सन इंटरेस्टेड इन द चार्ज एक और ऐड हो जाता था, वैल्यू और बाहर वाला। वहाँ वर्ड क्या दिया हुआ है हर जगह? और, बट उसको इंटरप्रेट क्या करना है? एंड। समझ में आ रही चीज़ें? तो कई बार लिखा हुआ कुछ और होता है और उसे लॉ के इंटेंशन को पूरा करने के लिए हमें कुछ इफेक्ट और देना पड़ता है। और ये मैंडेटरी और डायरेक्टरी काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। मैं तुम्हें आईसीआई से भी इसका क्वेश्चन कराऊंगी, वो अच्छे से करके जाना। यहाँ से तो मैंने सिर्फ समझाया है, कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी कि भाई मैंडेटरी है तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर वैसे कंसीडर करनी पड़ती है, बताऊंगी आपको। एनपीओ से याद करवाऊंगी, नहीं वो सेक्शन 8 नहीं, एनपीओ से याद करवाऊंगी। दैट मीन्स कुछ फुल फॉर्म दे के याद करेंगे। 3 फैक्टर इसमें ऐड करने पड़ेंगे हमें, जो हम आईसीआई से ही डायरेक्टली लेंगे। ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये बताओ मुझे। आगे आ रहा है तुम्हारा रूल ऑफ एड्यूसडम जेनरस। एड्यूसडम जेनरस वर्ड बार बार बोलूँगी देखो, ताकि याद हो जाए तुम्हें। रूल ऑफ एड्यूसडम जेनरस। एड्यूसडम जेनरस का रूल क्या कहता है कि देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं बेटा, एंड दीज स्पेसिफिक वर्ड कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि एक क्लास के अंदर आते हैं। दिस लिस्ट और क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, और भी मेंबर्स उसमें अभी आ सकते हैं। और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में आ गया कोई जनरल वर्ड, तो वो जनरल वर्ड भी उसी तरीके से समझा जाएगा जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड्स थे। एक एग्जाम्पल पहले समझो यहाँ का, फिर 1-2 एग्जाम्पल और देती हूँ। देखो जैसे लिखा हुआ है कहीं पे डॉग, कैट, काउ, बुफेलो एंड अदर एनिमल्स। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, दीज आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड। ये लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी एनिमल्स आ सकते थे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट पेट एनिमल्स, नहीं लग रहा क्या? तो इसका मतलब है हियर एनिमल्स डज नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल्स। अदर एनिमल्स वर्ड को इन्हीं के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाएगा। एक केस लॉ पढ़ा था फाउंडेशन में, बहुत लीडिंग केस लॉ था, उसमें आपने इस तरीके का कुछ रूल लगाया था। एनीबडी कैन गेस? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स का केस याद है? क्या नाम था? यस, एशबरी रेलवे एंड आयरन कैरेज कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट रिचे। उसमें कहा था, याद करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। तो उसमें कहा था जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। रूल ऑफ एड्यूसडम जेनरस तुम्हारे वाले से इसलिए लिंक किया क्योंकि तुम वो पढ़ के आए हो, है ना। अब दोबारा देखो, केस लॉ तो मैंने तुम्हें बता दिया। एक एग्जाम्पल लो, जैसे सपोज करो मैंने कहा रेखा, बेजंती माला, माला सिन्हा एंड अदर एक्ट्रेसेस। तो अब इसमें क्या दिशा पाटनी भी आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहता है आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड एक्ट्रेसेस। समझ में आई बात की नहीं आई बताओ? तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिक वर्ड्स बोले। स्पेसिफिक वर्ड्स एक क्लास को बिलोंग करते हैं, क्लास अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसमें औरों को भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आ गए कुछ जनरल वर्ड्स। तो जनरल वर्ड्स को वैसे ही समझा जाएगा जैसा कि स्पेसिफिक वर्ड्स की क्लास को इंटरप्रेट किया है। नहीं नहीं, जिस तरीके से कैटेगराइज किया है, ऑल दीज आर पेट एनिमल्स। इतना एक्सेप्शनल केस में नहीं जाना, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। आप ये बात बताओ, यहाँ पर बिल्ली लोग पालते हैं और फॉरेन कंट्रीज में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, और अपने यहाँ तो बोलते हैं अशुभ है, बिल्ली रास्ता काट गई तो बोलते हैं आएंगे ही नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, पानी वानी पी के जाना, है ना, ठीक है। अब वहाँ पे अच्छा मानते हैं, वहाँ तो पालते हैं। तो डिपेंड करता है कहाँ का क्या ट्रेडिशन है। अब डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्रिश्चियन है, वाइट कलर को अच्छा मानते हैं, इवन दे वियर इट ऑन देयर वेडिंग, है ना। और अपने यहाँ हिंदूज में नहीं मानते वाइट को अच्छा। कभी किसी फेस्टिवल में कोई वाइट कलर के कपड़े पहनता है क्या? यूजुअली नहीं पहनते ना। तो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
यहाँ तक समझ आ गया क्या, ये बताओ मुझे। अब इसकी लैंग्वेज देखो एक बार। When a list of 2 or more specific words are followed by general words, समझ लो एक बार, list of 2 or more specific words are followed by general words, कुछ specific words है उनके बाद क्या आ रहा है, general word आ रहा है। Then to understand the general word of the same kind or nature or species, तो उस general word को specific words की तरह ही समझा जाएगा, of the same kind, nature और species, उस जनरल वर्ड को उन स्पेसिफिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही समझा जाएगा। द जनरल वर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज बीइंग लिमिटेड टू द पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम जनरल काइंड और क्लास एज दोज इनैमोरेटेड बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। इसमें सिर्फ वही लोग लिए जाएंगे जो कि स्पेसिफिक वर्ड्स की क्लास को बिलोंग करते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सेप्शन अपन को ICI से लेने हैं, जो हम अभी लेने वाले हैं। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ये वाला बता दिया, जो चीज़ें बताई है वही आएंगी। देयर इज हम इन्यूमरेशन और लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। स्पेसिफिक वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, और भी मेंबर उसमें आ सकते हैं। देन फॉलोड बाय द जनरल वर्ड्स, तो जनरल वर्ड्स को वही मीनिंग देंगे जो कि स्पेशल वर्ड के अकॉर्डिंग बनता है। तो हम एक बार यही चीज़ लेने जा रहे हैं ICI से। कुछ पोर्शन इसका कराना है और एक मैंडेटरी का क्वेश्चन कराना है, इतना कर लेते पहले। एड्यूस्डम जेनरिस का पेज नंबर बता सकता है क्या मुझे कोई? 4 पॉइंट, इससे नहीं पता चलेगा। 20 है तो आ गया होगा। हाँ, एड्यूस्डम जेनरिस, इसके ये पॉइंट्स याद करने हैं। देखो क्या दिया है, रूल अप्लाइज व्हेन, कब रूल अप्लाई करेगा। देखो, स्टेट्यूट कंटेन्स इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ लिस्ट दी हुई है स्पेसिफिक वर्ड्स की। सब्जेक्ट ऑफ इन्यूमरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी, ये स्पेसिफिक वर्ड्स एक क्लास या कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दिस क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय इन्यूमरेशन, ये लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स फॉलो द इन्यूमरेशन, उस लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में क्या आ गए, जनरल वर्ड आ गए। देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, लेजिस्लेटिव का और कोई इरादा नहीं लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसी तरीके से समझो जैसे कि वो क्लास बिलोंग करती है, ऑफ द सेम नेचर, काइंड और स्पीशीज। रूल ऑफ एड्यूस्डम जेनरिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ बट ओनली अ पार्ट ऑफ वाइडर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। नो एप्लीकेशन वेयर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज क्लियर। अगर लेजिस्लेचर में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इसे वाइडन इफेक्ट देना है तो बात अलग है, अदरवाइज हम क्या लेते हैं, जनरल वर्ड्स को वही मीनिंग देंगे जो कि स्पेशल क्लास को बिलोंग करता है। ये पढ़ के देखो एक बार, where the specific words pertaining to a class or category or genus, थोड़ा बहुत बायो का आइडिया हो तो जीनस स्पीशीज पढ़ा था क्या, है ना। जीनस मतलब ग्रुप है, स्पीशीज उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती है। ठीक है, तो वही है, देखो क्लास है एक तरीके से, है ना। स्पेसिफिक वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ क्लास और कैटेगरी और जीनस आर फॉलोड बाय general words. General words should be constituted as limited to the things of same kind as those specified. ये कर लेना और ये 5 याद कर लेना, ये और ये पॉइंट्स कर लेना। आगे आ रहे हैं, देखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन करवा रही हूँ, देखो एक बार पहले। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल, प्रीसीडिंग टर्म जनरल है तो रूल नहीं लगेगा। प्रीसीडिंग टर्म्स क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक के बाद जनरल आता है। दूसरा क्या बोला, वेयर द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। सारे एनिमल्स का आपने जो भी थे ना, जितने पेट एनिमल्स थे सबका नाम डाल दिया आपने, इसका मतलब द क्लास इज एग्जॉस्टेड। जितने भी उसमें स्पीशीज आते थे जीनस के अंदर आपने सारे कवर कर लिए, तो ये रूल नहीं लग सकता, कुछ बचे हुए होने चाहिए। अपना एक पॉइंट यही था, उसमें याद करो, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, मतलब अभी उसमें और भी मेंबर्स आ सकते हैं।
where specific object enumerates the essential diverse in nature. अगर वो क्लास बनाते ही नहीं है, जैसे मैंने बोला रेखा, करीना, दिशा पाटनी, मधुबाला, मैंने सब मिक्स कर दिए, तो दे आर नॉट डाइवर्स, दे आर नॉट इन्यूमरेट. जो सब्जेक्ट है दे आर एसेंशियली डाइवर्स इन नेचर. मैंने क्या किया, मैंने एंशियंट और मॉडर्न जितनी एक्ट्रेसेस है सबको मिक्स कर दिया, तो अब ये पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग ही नहीं करती. अब अदर्स का मतलब तो सब कुछ आ जाएंगे. समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे, ठीक है ना. आगे देखो, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर दैट जनरल टर्म शुड नॉट बी रेड एज एड्यूस्डम जनरस. लॉ ने खुद ने लिख दिया एक्सप्रेसली कि इस वर्ड को आपको वाइडली इंटरप्रेट करना है, तो फिर एड्यूस्डम जनरस का रूल नहीं लगेगा, फिर हम उसके मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. केस लॉ लिखना हो तो एग्जाम्पल में लिख के आ सकते हो, ऐशबरी वाला. उसके अंदर आपने पढ़ा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्टर में हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा. फाइनेंसिंग वाला रिच्चे का कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं किया था, उसमें बोला था कोर्ट ने कि ओनली द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कनेक्टेड विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाएगा. आई थिंक समझ में आ गई होगी, इतनी चीज़ें करनी है इसमें बस. फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि जनरल वर्ड पहले आए हैं और स्पेसिफिक बाद में आए तो नहीं चलेगा. पहले क्या आने चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स, उसके बाद क्या आना चाहिए, जनरल वर्ड. ये तो रूल की एप्लीकेबिलिटी का वर्ड ही है, पहला ही है, इन्यूमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. इस वाले पॉइंट का जनरल वर्ड्स में एग्जाम्पल आ गया, जैसे आपको बोला असेसरीज, फोन, कैमरा, एपिक पेन, आपने इस तरीके का दे दिया तो एड्यूस्डम जनरस का रूल नहीं लग सकता. अदरवाइज अदर एसेसरीज करके अगर आपने लास्ट में लिखा होता तो उसका मतलब क्या लिया जाता, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस में यूजुअली एसेसरीज यूज होती हैं वो. समझ आई बात. आपने जनरल वर्ड एसेसरीज का पहले यूज कर लिया. अच्छा, तुम्हें मे शैल वाला बताया था ना बेटा कि एक क्वेश्चन करना है अपन को, तो एक बार आईसीआई के एंड में आओ. मे शैल डायरेक्टरी मैंडेटरी, ये रहा बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 टिक लगाना है एक बार. मेन एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, मैंडेटरी और डायरेक्टरी वाला. मैंडेटरी डायरेक्टरी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है यहाँ तक तुम पढ़ लेना, यहाँ तक तुम्हें आसानी से आ जाएगा. मुझे क्या कराना है, ये कराना है यहाँ से लेके यहाँ तक. इसके लिए मैंने आईसीआई रेफर की है. मैंडेटरी बताया था ना कि फॉलो करना ही पड़ेगा, कहीं लिखा हुआ है इसके लिए नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, मतलब मैंडेटरी है. मैं मतलब कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्टरी है, ठीक है. आपसे बोल रखा है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा. यू मस्ट नॉट गो आउट ऑफ दी योर हाउस बिटवीन दिस टू दिस. कोविड टाइम में ऐसा भी आया था कि नहीं आया था, लेकिन नीचे कोई पेनल्टी नहीं दी. इसका मतलब इस मस्ट का मतलब में है. समझ आया. अगर पेनल्टी नहीं है तो मतलब में है, पेनल्टी लगेगी तो क्या है, मस्ट या शैल है. जरूरत के कामों के लिए जाना अलाउड था, 100% रेस्ट्रिक्शन नहीं था. समझ आ रही है बात. अब देखो यहाँ क्या दिया है, इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद द ड्यूटी, इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद द ड्यूटी देन इट इज मैंडेटरी. ये काम आपको करना है और नहीं किया तो ये पेनल्टी लगेगी, तो इसे मैंडेटरी माना जाएगा. इसे बोलते हैं पावर कपल्ड विद ड्यूटी. वेदर इट इज और इट नॉट डिपेंड ऑन द कंसीडरेशन. ये 3 पॉइंट याद करने हैं क्योंकि आईसीआई अपने आंसर में देगा. अगर तुम्हें नंबर लेने हैं तो याद करने हैं. एक्सप्लेन तो मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, पर इन 3 के नंबर हैं. मैंडेटरी है या नहीं है 3 चीज़ों पे निर्भर करेगा. इन्होंने ये बताया. पहला तो बोला नेचर ऑफ द थिंग एम्पावर टू बी डन. क्या काम करना है आपको, क्या ड्यूटी आप पे डाली गई है, किस लिए करना है, ऑब्जेक्ट फॉर इट इज टू बी डन, किस लोगों का इससे फायदा जुड़ा हुआ है, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड. अब देखो, तुम इसे याद करना चाहो तो एनपीओ से कर लो और याद करना चाहो तो टॉप से कर लो, तुम्हें जो याद हो. मैं दोनों तरीके बता देती हूँ. नेचर ऑफ द थिंग्स एम्पावर टू बी डन, पर्सन जिनका बेनिफिट जुड़ा हुआ है वो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज टू बी डन.
चाहे तो इस तरीके से कर, एक ही कर लो, दो में कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, यही कर लो तुम, टॉप वाला रहने दो। नेचर ऑफ द थिंग्स एम्पावर टू बी डन, आपको जो काम करने को कहा गया है उसका नेचर कैसा है, ये बताएगा कि ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। दूसरा, ऑब्जेक्ट फॉर विच इज डन, किस काम के लिए ये आपसे बोला गया है। और तीसरा, किन लोगों का फ़ायदा इसमें जुड़ा हुआ है, द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ टू बी एक्सरसाइज। मैं चाहती तो स्किप कर देती, नहीं भी कराती तो आप मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये अगर आप लिख के आओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और मैंडेटरी डायरेक्टरी का क्वेश्चन आता है, तो ये 3 पॉइंट बेटा लर्न कर लेना, ठीक है। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। ऐशबरी वाला केस दिव्या ने बिल्कुल सही बताया था उस समय, ये समझ में आ गया बेटा। एक तो क्वेश्चन ये करके जाना, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, मैंडेटरी और डायरेक्टरी वाला। अब एक बार दोबारा आ रहे हैं बेटा नोट्स पे। एड्यूस्डम जेनरिस हमने पढ़ लिया, अब आ रहे हैं सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मार्क देम एज वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे क्वेश्चन आता है। प्राइमरी रूल्स में तो वो कम पूछता है, प्राइमरी रूल्स में उसने सबसे ज़्यादा पूछा है तो मिस्चीफ रूल पूछा है आज तक। सेकेंडरी रूल ये दोनों पूछे हुए हैं। सेकेंडरी रूल में पहला है नॉसिटेरा सॉसेस, ये याद करना है, नॉसिटेरा सॉसेस, ये इसी नाम से पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, नॉसिटेरा सॉसेस, नॉसिटेरा सॉसेस। अच्छा, हिंदी में कहावत सुनी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये वही है नॉसिटेरा सॉसेस। क्या कहना चाहता है कि भाई अगर आपके पास 2-3 वर्ड्स एक साथ यूज़ हो रहे हैं, 1-2 वर्ड्स एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो जो वर्ड साथ में यूज़ हुए हैं दे टेक देयर कलर फ्रॉम द अदर वर्ड्स। जो साथ वाले वर्ड्स हैं उनसे कलर लेंगे ये अपना। जैसे अगर वर्ड यूज़ किया प्लांट एंड मशीनरी, अगर वर्ड यूज़ किया प्लांट एंड मशीनरी, तो इस प्लांट का मतलब पेड़ पौधे नहीं है। समझ में आ रहा है ना, किससे लेगा ये कलर अपना, मशीनरी वर्ड से। समझ आई बात। एक एग्जाम्पल इसमें आईसीआई में भी कराऊंगी, आईसीआई से भी कराऊंगी। आईसीआई में एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कि गवर्नमेंट ने बोला हम टैक्स लगाएंगे, टैक्स विल बी लेवल्ड ऑन फ्रेश फ्रूट जूसेस, बॉटल्ड वाटर एंड सिरप्स। तो जो रोड साइड गन्ने का जूस मिलता है, तो क्या वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्या? जब बॉटल्ड वाटर और सिरप वर्ड सामने आ रहा है, सिरप मतलब स्वीटेंड वन है, ये चीनी डली हुई होती है सिरप में, ठीक है। बॉटल्ड मतलब वाटर मतलब पैक्ड, इसका मतलब फ्रेश फ्रूट जूसेस वर्ड जरूर आ रहा है, बट इसका मतलब पैक्ड जूसेस से है। जो रोड साइड जूसेस है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। समझ आई बात की नहीं आई? अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं साथ में, दे विल टेक देयर कलर्स फ्रॉम द वर्ड्स यूज टुगेदर विद देम, एसोसिएटेड वर्ड से मीनिंग लेंगे। लैंग्वेज देखो क्या है, व्हेन 2 और मोर एसोसिएटेड वर्ड्स आर ससेप्टिबल ऑफ एनालोगस मीनिंग। क्या कहाँ पर? नहीं काटना यार, थोड़ा लॉजिकल सोच ले। When 2 or more associated words are susceptible to analogous meaning, 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स है जिनका एनालॉगस मीनिंग हो सकता है, मतलब सिमिलर टाइप का मीनिंग हो सकता है। दे आर अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट सेंस, दैट इज कॉमन मैनर। उन्हें जो है कॉग्नेट मैनर में या कॉमन मैनर में समझा जाएगा। दे शुड टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, दे विल टेक देयर कलर फ्रॉम ईच अदर। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है वर्ड यूज़ किया, तो प्लांट का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, प्लांट मतलब मशीनरी वर्ड से रिलेटेड करके उसका मीनिंग लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल आईसीआई ने और दे रखा है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वो भी कराऊंगी मैं। इन शॉर्ट समझ में आया ना? वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड एज इन देयर कॉग्नेट सेंस, कॉमन सेंस में उनका मीनिंग लिया जाएगा। साथ वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग दे विल टेक देयर कलर्स फ्रॉम ईच अदर। एक ये वर्ड यूज होता है देखो, कॉन्टेम्पोरेरिया एक्सपोजिटियो, ये भी नाम से पूछा जाता है, कंटेम्पोरेरिया एक्सपोजिटियो। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ सालों से चलती आ रही है, जिसे सालों से इस तरीके से समझा आ रहा है, उसे उसी तरीके से समझा जाएगा। कस्टम एंड यूजेस, दैट्स इट। अगर मैं रूल की बात करूँ तो ये वाला, और इंटरप्रिटेशन के एड की बात करूँ जो आगे आएंगे, एक्सटर्नल एड, उसमें आएगा यूजेस, कस्टम एंड यूजेस। तो ये यहाँ पे क्या कहता है, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। सालों से लोग इसे ऐसे ही समझते आए, तो आपको भी वैसे ही समझना है, ठीक है। लेकिन
ये एंशिएंट एक्ट पे ज़्यादा लगेगा, जो मॉडर्न एक्ट है उन पे कम लगेगा। आप खुद ही सोच सकते हो, एक्ट ही अभी पास हुआ है तो कस्टम कैसे लगाए? एक्ट ही अभी पास हुआ है तो कस्टम कैसे लगाएं? तो दे आर कंपैरेटिवली, मॉडर्न जो एक्ट है उन पे नहीं लगेंगे, ये थोड़े से पुराने एक्ट्स पर लगेंगे। कस्टम एंड यूजेस वाली बात कर रहे हैं। कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उस समय जब इसे बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करो। कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। ये दोनों मैं तुम्हें कराने जा रही हूँ ICI से। तो एक बार ICI ओपन करो। यहाँ पर दोनों चीज़ें बेटा साथ लेके चलनी पड़ेंगी। कुछ कुछ मैटर हम ICI से भी कर रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। नॉसिटर सॉसेस, पेज नंबर बता सकते हो क्या? 4.21। ये देखो, नॉसिटेरा सॉसेस 2 या 3 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। नॉसिटेरा सॉसेस क्या लिखा है देखो, when 2 or more and when नॉसिटेरा सॉसेस means that when 2 or more words that are susceptible of analogous meaning are coupled together, they are to be understood to be used in their cognate sense. Cognate sense मतलब common sense. They are to be understood in their cognate sense, that is common manner. They take as it were their color from each other. They take their color from each other. That is the meaning of more general word being restricted to a sense analogous to that of the less general. More general word का meaning हमने क्या किया? restrict कर दिया less general तक। अपन डिक्शनरी मीनिंग प्लांट का देखेंगे ना तो वो हमें 10 चीज़ें बताता है। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे भी बताएगा डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो। पर हमने कौन सा मीनिंग लिया? जो कॉग्नेट मैनर में था, जो कॉमन मैनर था, जो साथ वाले वर्ड से अपना कलर ले रहा था। कौन सा लिया? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेट करके हमने लिया। एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉसिटेरा सॉसेस, इफ यू कैन लर्न दिस रूल। कर सकते हो तो करो इसको, ये आता है बार बार। अभी जूस वाला एग्जाम्पल दिया था, वो तो ये आ गया बेटा। परचेज टैक्स एक्ट एक्सप्रेशन आया, मैन्युफैक्चर्ड ब्रीवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस एंड बॉटल वाटर एंड सिरम। टैक्स लगाएंगे इनके ऊपर, पूरा मत करना, कॉन्टेम्प्रेरी हो एक्सपोजिटी हो, इतना कर लेना। मीनिंग याद कर लेना। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ लॉ इज व्हेन द टाइम व्हेन इट वाज मेड। अच्छा देखो क्या दिया है यहाँ पर। हमने बोला था ना कि फ्रूट जूसेस वर्ड जो है शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसीडिंग वर्ड्स एट ऑरेंज जूस अनस्वीटेंड एंड फ्रेशली प्रेस्ड आर नॉट विद इन देयर डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गई बात की नहीं आई बताओ? सिरप मतलब स्वीटेंड वन है ना, और यहाँ पर क्या बोला? बॉटल्ड वाटर पैकेज्ड वन। तो यहाँ पर जो रोड साइड जूसेस हैं, जो गन्ने का जूस निकालते हैं, जो ऑरेंज जूस निकालते हैं फ्रेशली, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दे आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट सेंस, दैट इज द कॉमन सेंस। एक एग्जाम्पल और आ रहा है, ये भी देख लो। एक एक्ट का नाम दिया इन्होंने, क्या दिया? बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1948, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एक डॉक्टर है, उसकी प्राइवेट डिस्पेंसरी है, तो क्या उसको भी कॉमर्शियल माना जाएगा क्या एस्टेब्लिशमेंट? द आंसर वॉज नो। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? बिजनेस और ट्रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब कॉमर्शियल लेवल पे होता है तभी उसको लिया जाएगा, वरना नहीं लेंगे। यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है? प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ अ डॉक्टर वॉज नॉट विद इन द डेफिनेशन। आपने मोर जनरल वर्ड जो थे उनका मीनिंग रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग जितना कि हमारे साथ में आ रहे हैं। दे आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर कॉग्नेट और कॉमन सेंस। नॉसिटेरा सॉसेस, आई होप याद हो जाएगा। नॉसिटेरा सॉसेस दोनों एग्जाम्पल करके जाने, ये पूरा करके जाना है। नॉसिटेरा सॉसेस मैं खुद बता रही तुम्हें ICI से करना क्या क्या है, पूरा एक्ट नहीं करना तुम्हें, लेकिन जो बता रही हूँ उतने कर लेना, और आराम से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा तुम्हारा।
डॉक्ट्राइन ऑफ कंटेम्परेरिया एक्सपोजिटियो, दो यहाँ पर लैटिन मैक्सिम दिए। आईसीआई तो पूरे पूरे लैटिन मैक्सिम छाप रहा है, क्वेश्चन दिखाती हूँ तुम्हें, चलो एक बार, पर वापस आना पड़ेगा, पहले यहाँ से पढ़ा दूँ। डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्यूट और डॉक्यूमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड बाय रेफरिंग टू द एक्सपोजिशन इट हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्टेम्परेरी अथॉरिटी। सदियों से लोग इसे जैसे समझते आ रहे हैं, तुम्हें उसका वही मीनिंग लेना है। इसका मतलब दिया लैटिन मैक्सिम का, कंटेम्परेरियो एक्सपोजिटियो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिना इन लेगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आ रहा था, पहले तो ये देख लो, अ लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास्ड। कस्टम इज या कंटेम्परेरिया एक्सपोजिटियो इज बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ। मतलब इसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं लोग, इसे सदियों से इस तरीके से मानते आए हैं, तो आप भी ऐसे ही मीनिंग लो। आज तक किसी ने डिस्प्यूट नहीं की, इसका मतलब ये वैलिड ही होगा, सही ही बना होगा, ऐसा माना जाता है। कस्टम की बात चल रही है, ऐसी प्रथा चलती आ रही है, आप भी वही मीनिंग ले लो, है ना। फिर एक और दिया इन्होंने, ऑप्टिमा लेगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब क्या है, कस्टम इज़ द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। ये मीनिंग याद करने हैं, और अगर हो जाए याद तो कर सकते हो, तो लैटिन मैक्सिम भी करो। क्वेश्चन तो आता है भाई, पहले ही बता दिया मैंने, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के आंसर में दोनों लैटिन मैक्सिम डले हुए हैं। क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी तुम्हें कैसा आता है। क्या बोला, द कोर्ट वॉज इन्फ्लुएंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट्यूट। इन्होंने, कोर्ट ने बोला कि विच हैड बीन जनरली कंसीडर्ड एज ट्रू वन फॉर 160 ईयर्स। जो चीज़ 160 सालों से मानी जा रही है, लोग जिसे फॉलो कर रहे हैं, वही सही मानी जाएगी। सदियों से लोग जिसे फॉलो करते आ रहे हैं, वो आपको भी मानना पड़ेगा। बट रिमेंबर दैट मैक्सिम इज टू बी अप्लाइड फॉर कॉन्स्ट्रूइंग एंशिएंट स्टैट्यूट, नॉट टू द एक्ट विच आर कंपेरेटिवली मॉडर्न। क्योंकि कस्टम तो पुराने वालों के हिसाब से होता है ना बेटा, ये चीज़ इतने दिनों से ऐसे चलती आ रही है, तो हम इसे ऐसे ही मानेंगे। तो नए वाले एक्ट में तो कैसे लगा दे, 1872 वाले को तो एंशिएंट ही में डालेंगे। ये आज के दिन तो देखो तो एंशिएंट ही हो गया ना। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तुम अगर कर सकते हो तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ वो सुनो। इफ़ यू कैन लर्न, इसका मीनिंग ये वाली दो लाइनें, ये इसका मीनिंग, कस्टम इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। इन सम एस्पेक्ट मैम आपकी हेल्प नहीं कर सकती, कुछ लैटिन मैक्सिम बेटा याद करने हैं तो करने हैं, और ये एग्जाम में आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मीनिंग भी लिखाओगे तो भी ठीक है, एक याद कर लो, एक का मीनिंग लिख लो। अगर आपके रिक्वायरमेंट हाई है, फुल मार्क्स चाहिए, ये दो लैटिन मैक्सिम याद करो, इनका मीनिंग याद करो। क्वेश्चन कैसा आता है वो बता देते हो। नहीं, मैक्सिम के नाम से पूछ सकता है बेटा, वो आपको लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि आप लैटिन मैक्सिम लिखो, बट आप लिखते हो तो नो डाउट आपके आंसर में अच्छे नंबर मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा लगेगा, बस और क्या है। क्वेश्चन बताऊं कैसा आता है और आईसीआई आंसर कैसा देता है, ये देखो। एट द क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग अ स्टेट्यूट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूजेस और कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। मैंने तुम्हें क्या बोला, आगे पीछे कुछ भी लिखो, आगे पीछे कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ये दे देते हो ना तो नो डाउट आप जीत में रहोगे। दस किसने बोला, 2 या 3 नंबर का आएगा, उसकी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं टोटली ये मान लो 6 से 8 नंबर पूरे इसमें, तो 2-2 नंबर में कोई भी रूल उठा के पूछ लिया, लेकिन 2-3 नंबर भी बहुत होते हैं। अगर हमारी पकड़ अच्छी है ना तो हमें नंबर अच्छे देगा, कम लिख के भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, मैं तुम्हें साथ साथ में बता रही हूँ कि भाई क्वेश्चन ऐसे भी आता है। अगर तुम्हारी कमांड अच्छी है, लर्न कर सकते हो तो कर लो। अगर तुम नोट्स में दिया है उतना भी लिखा होगे ना, तो भी आपको पता है 1 से 1.5 नंबर तक तो आप पहुंच जाओगे। बट ये कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन भी डाल देता है। 3 नंबर का क्वेश्चन डाला ना, मैं ये कह रही हूँ 2 तक तो फिर भी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे फुल ही आ जाए, तो जो याद कर सकता है बेटा वो करो, मैं उसे मना क्यों करूँ।
पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं बेटा, है ना। फिर अपन इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड कंप्लीट करेंगे। रूल्स पूरे हो गए हैं, और रूल्स में ना सेकेंडरी रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी रूल्स पे दोनों पे क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार आए हुए हैं, नॉसिटर और सॉसेस और कंटेम्प्रेरिया एक्सपोजिटिव। इनको रट के जाना, दोनों को करने हैं, 2-4 बार लिखो, याद करो, कंटेम्प्रेरिया एक्सपोजिटिव। चलो ठीक है बेटा, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ससेप्टिबल मतलब होता है सस्पेक्ट करना, मतलब ऐसा लगता है, उसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं। ससेप्टिबल 2 मीनिंग्स पॉसिबल है बेटा। जैसे प्लांट वर्ड है ना, उसके कई सारे डिक्शनरी मीनिंग है, ससेप्टिबल ऑफ मीनिंग मोर देन 1। चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं बेटा, फिर करते हैं कंटिन्यू।
ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा, बताना एक बार। यस चलो इंटरनल एड्स पढ़ेंगे। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं, बात है नहीं क्लास। इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एड्स मतलब जिससे हमें हेल्प मिले, एड मतलब हेल्प। इंटरनल एड्स मतलब एक्ट के अंदर से ही हेल्प ले रहे हैं, और एक्सटर्नल एड मतलब एक्ट के बाहर से हेल्प ले रहे हैं। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल एड्स। इंटरनल एड्स में देखो मैंने नंबरिंग 1 नंबर यहाँ से डाला है। फर्स्ट नंबर स्टार्ट लॉन्ग टाइटल से होगा। यहाँ लिखा हुआ क्या है, सबसे पहले एक्ट में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ होता है, शॉर्ट टाइटल। जैसे कंपनीज एक्ट की शॉर्ट टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। तब इससे तो कुछ खास पता चलता नहीं है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन, इट इज़ नॉट यूज्ड इन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल जो है इट आइडेंटिफाइज द इनैक्टमेंट and is chosen merely for convenience, can't be used for interpretation. Example Companies Act 2013। तो इसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक वर्ड यूज होता है शॉर्ट टाइटल, उसको बताया होता क्या है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइटल। इंटरनल एड मतलब एक्ट के अंदर से ही हेल्प ले रहे हैं अपन। एक्ट के अंदर आती है शॉर्ट टाइटल और फिर क्या लिखी हुई होती है, लॉन्ग टाइटल। जैसे कंपनीज एक्ट की लॉन्ग टाइटल कहती है, इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज, ये है इसकी लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट में क्या बोलते हो, कंपनीज एक्ट 2013। लॉन्ग टाइटल क्या कहती है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। तो जो लॉन्ग टाइटल होती है, इट डिस्क्राइब्स द इनैक्टमेंट, does not merely identify it। ये एक्ट का ही पार्ट है एंड इट इज कैन बी यूज फॉर इंटरप्रिटेशन, इसीलिए हम इसे इंटरनल एड में पढ़ रहे हैं। कांट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब कभी भी लॉन्ग टाइटल एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करेगी। कभी भी लॉन्ग टाइटल एक्ट के एक्सप्रेस प्रोविजंस को, क्लियर प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करेगी। आप बस इसकी हेल्प ले सकते हो, इससे आपको पता चल जाता है कि एक्ट किस चीज़ के बारे में है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, कंपनीज एक्ट की लॉन्ग टाइटल लिख लो, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंपनीज एक्ट की लॉन्ग टाइटल लिख रहे हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। An act to consolidate and amend the laws related to companies। ये इसकी लॉन्ग टाइटल है, ये इसको डिस्क्राइब करती है। इट नॉट ओनली आइडेंटिफाइज इट बट डिस्क्राइब्स ऑल्सो। एक्ट का ही पार्ट है, इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हो। एक्ट का पार्ट होने के कारण इसे इंटरनल एड में लिया जाएगा, लेकिन अगर प्रोविजंस की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है तो यहाँ पर लॉन्ग टाइटल कैन नॉट ओवरराइड द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ इनैक्टमेंट। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। इसके बाद प्रीएम्बल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये मैं आईसीआई से भी कराऊंगी, इस पे क्वेश्चन आता है कई बार, और एग्जाम्पल भी आईसीआई से कराऊंगी इसका। और आईसीआई में भी कौन सा, पीछे आईसीआई के जो क्वेश्चन है ना वहाँ से लेंगे, क्योंकि वो मेन एग्जाम में आया हुआ है, वही आंसर पार्ट लेंगे अपन। प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल बताता है स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। ये अपना एक्ट कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पे लगेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब हमें पता चल जाता है प्रीएम्बल देखकर। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स मोर कम्प्रहेंसिवली देन द लॉन्ग टाइटल। ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता है लॉन्ग टाइटल के मुकाबले अगर बात करें तो। बट इट कैन नॉट ओवरराइड द इनैक्टमेंट, सीधी सी बात है, एक्सप्रेस प्रोविजन इनैक्टमेंट में दिया हुआ है तो प्रीएम्बल कभी भी उसको ओवरराइड नहीं करेगा। इंटरप्रिटेशन में हेल्प ज़रूर ले सकते हो आप इसकी, लेकिन कोई चीज़ अगर क्लियर कट एक्ट में लिखी हुई है तो वही लगेगी। एक्ट में नहीं लिखी है, एम्बिग्विटी आ रही है, रिपग्नेंसी आ रही है, तो कहाँ जाएंगे, प्रीएम्बल को देखा जा सकता है। इट डिस्क्राइब्स द ग्राउंड एंड द रीजन फॉर मेकिंग द स्टैट्यूट। ये हमें बताता है कि किस आधार पर, किस कारण से ये कानून बनाया गया था। इट आइडेंटिफाइज द
scope, purpose, object of the act and the ground and the reason for which the statute is made. आगे क्या बोला? It is the part of the enactment, act का ही part है. That's why आप कहाँ पढ़ रहे हो इसे? Internal aid में. कहाँ पढ़ रहे हो? Internal aid में. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मेन एग्जाम का क्वेश्चन है. इसको कर लेंगे ना तो अपने तो पास एग्जाम तो ऑलरेडी कवर हो रहे हैं सारे आईसीआई के बैक साइड क्वेश्चन करने पे. प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट. कमेंट. ऑल्सो गिव सूटेबल एग्जाम्पल. क्या लिखा हुआ है देखो, प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली. हाँ, the preamble of statute is a part of the enactment and can be used as an internal aid for construction. However, preamble does not override the plain provision of the act. वही चीज़ें जो हमने वहाँ लिखी थी, है ना? तो आप वहाँ से भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर बोलोगे मैम यहाँ से क्यों करा रहे हो, ये पढ़ना है एग्जाम्पल यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम्पल दो. अब एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना अपन को, तो ये एग्जाम्पल करना. केस लॉ चाहे मत करना, तुम्हें याद हो तो ठीक है, अदरवाइज मत करो. एक बेटा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसका सेक्शन नंबर 5 में मे वर्ड यूज़ किया है. अब मैरिज में बी सोलेमनाइज बिटवीन टू हिंदूज. सेक्शन 5 में लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मैरिज में बी सोलेमनाइज बिटवीन टू हिंदूज. अब हुआ क्या था बेटा, एक मैरिज हुई थी क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल के बीच में, एंड इट वॉज सोलेमनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. तो बात ये हो रही थी इसे वॉइड माने या ना माने. यहाँ तो वर्ड मे लिखा है तो क्रिश्चियन मेल है तो चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मे लिखा हुआ है, इस मे का मतलब नहीं है मे, यहाँ मस्ट मतलब निकलेगा. हेल्प किसके लिए? प्रीएम्बल की. देखो क्या लिया, दिस रिजल्ट वॉज रीच्ड ऑल्सो हैविंग रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट, जिसमें क्या लिखा हुआ था, एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज. An act to amend and codify the law related to marriage among Hindus. इसका मतलब ये तभी लगेगा जब दोनों बंदे हिंदूज हैं. समझ में आई चीज? एक क्रिश्चियन मेल था और एक हिंदू फीमेल है, तो दिस मैरिज विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड. कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, ये आ रहा है ना? हाँ, वॉइड माना गया था. कि यहाँ पर सेक्शन 5 में एम्बिग्विटी आ गई ना बेटा. जब एक्ट में एम्बिग्विटी आती है तो अपन क्या करेंगे, एड्स देख रहे हैं, उसमें क्या किया अपन ने, इंटरनल एड प्रीएम्बल की हेल्प ली. ये जो प्रीएम्बल है ये बताता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, स्कोप क्या था, पर्पस क्या था. तो इसको जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटेड टू मैरिज अमंग हिंदूज. तो ये मे वर्ड यहाँ यूज जरूर किया है, बट इस मे का मतलब मस्ट है. कर सकते हैं लेकिन इस एक्ट के अंदर नहीं कर सकते. हिंदू मैरिज एक्ट, समझ आई बात? इंटरकास्ट मैरिज पे गवर्नमेंट तो इनाम दे रही है, हम मना कैसे कर दें? ठीक है, मना नहीं कर सकते, लेकिन इस एक्ट में नहीं हो सकते. ये एक्ट सिर्फ किस पे लग रहा है, दो पर्सनल लॉ चल रहे हैं ना, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ. तो इसका एग्जाम्पल ये याद करना है, ये एग्जाम्पल आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रीएम्बल में. अगर पूछा जाए ना तो मैटर तो उतना दे देना जितना पीडीएफ में है, बट ये एग्जाम्पल ऐड कर देना बेटा. अब देखो आ रहा है तुम्हारा नेक्स्ट, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर. कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं. 10 पढ़ रहे हो आप इंटर में, आगे वाले कहाँ पढ़ाएगा ये? फाइनल में. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कंपनीज एक्ट आईसीआई ने वेब सीरीज की तरह लॉन्च कर रखा है. ट्रेलर दिखाया था कहाँ पर? फाउंडेशन में. फर्स्ट पार्ट तुम पढ़ रहे हो, यहाँ रिलीज हो गया, सेकंड कब होगा? फाइनल में. ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या बोला कि भाई टोटल कितने चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट में? 29 चैप्टर्स. अब क्या होता है, सेक्शंस आर ग्रुप टुगेदर. सेक्शंस आर ग्रुप टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स प्रीफिक्स्ड बाय अ हेडिंग और टाइटल. जैसे हमने आज ही बात की थी, सेक्शन 77 से 87 आपके हो गए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है,
तो एक चैप्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर तरीके के सेक्शंस को ग्रुप करके बना दिया जाता है और उसे एक टाइटल दे दी जाती है। इससे हमें समझ में आ जाता है इतने से इतने सेक्शंस में चार्जेस की बात चल रही है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। इंटरनल एड है क्योंकि आपके एक्ट से ही बिलोंग करता है। हेडिंग कैन नॉट ओवरराइड अ सेक्शन, ये चीज़ सब जगह आएगी। अगर प्रोविज़न क्लियर है तो ये नहीं लगेंगे, फिर हेल्प की ज़रूरत क्या है, फिर तो डायरेक्ट मीनिंग ले लो। ठीक है। टाइटल एफिक्स टू सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन कैन बी रेफर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द एनैक्टमेंट। टाइटल से पता चल जाता है। 128 से 138 सेक्शन अकाउंट्स ऑफ कंपनी से डील करते हैं, ग्रुप कर दिया, एक जगह रख दिया। ठीक है। चार्जेस में भी हमने सेम किया, 77 से 87 सेक्शन एक जगह डाल दिए, एक टाइटल डाल दी, पता चल गया यहाँ से यहाँ तक के प्रोविज़न किससे रिलेट करेंगे, चार्जेस से रिलेट करेंगे। समझ आ गई बात। तो ये यहाँ पर सिमिलर टाइप के प्रोविज़न को एड अप करके एक चैप्टर डालते हैं। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने, एक तो चार्जेस वाला, और ये भी लिख दिया कि कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं हमारे, 29 चैप्टर्स हैं टोटल। मार्जिनल नोट्स, देखो पूछा हुआ तो नहीं है बेटा, लेकिन मैं समझा देती हूँ। यूजुअली इसे इंटरप्रिटेशन में यूज़ नहीं करते। होता क्या है बेटा, सबसे पहले जब कोई एक्ट बनता है उसका बिल या ड्राफ्ट रेडी किया जाता है, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, परमिशन मिल जाती है, उसके बाद में प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है, उसके सिग्नेचर होते हैं। फिर गवर्नमेंट की एक टीम होती है जो इसे ऑफिशियल गजट में क्या करती है, पब्लिश करती है। तो गवर्नमेंट की जो टीम ऑफिशियल गजट में इस एक्ट को पब्लिश कर रही होती है, वो कई बार राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पर बेयर एक्ट में कुछ नोट्स लिख देती है, जिनको बोला जाता है मार्जिनल नोट्स। यूजुअली एक्ट बनने के बाद लिखे गए हैं, इसलिए इनको हम इंटरप्रिटेशन में यूज़ नहीं करते। लेकिन जो आपके आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उस समय बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स होते थे, वो मिलकर के क्या करते थे, लॉ बनाते थे। ठीक है। तो उन्होंने जो चीज़ मार्जिनल नोट की फॉर्म में लिखी है उसको इंटरप्रिटेशन में आप यूज़ कर सकते हो। मतलब ओनली इन इंटरप्रेटिंग द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मार्जिनल नोट्स, अदरवाइज नॉट। नहीं, किसी भी एक्ट को करने के लिए अपन यूज़ नहीं करेंगे। अपन सिर्फ कब यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें सेक्शंस भी नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है, उसमें यूज़ कर सकते हो। पढ़ो एक बार क्या दिया है, समरी और साइड नोट्स ऑफन फाइंड एट द साइड ऑफ द सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन, दे आर इंसर्टेड आफ्टर द एक्ट इज पास्ड। भाई एक्ट पास हो गया ना पार्लियामेंट में, बाद में जो टीम ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर रही है उसने लिखा है ये, तो आफ्टर द एक्ट इज पास्ड है ना, हेंस नॉट एन एड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको हम हेल्प में यूज नहीं करते जनरली। मार्जिनल नोट्स टू आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन to be the part of the constitution and their help can be taken while interpretation of constitution of India। constitution of India की interpretation के लिए marginal notes use कर सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पर ये word use हुआ है। अदरवाइज आप इसे यूज नहीं करोगे क्योंकि एक्ट बनाने के बाद में वो टीम लिखती है, पास होने के बाद। प्रोसेस लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना, पहले तो बिल रेडी होता है, फिर कौन पास करता है उसको, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट की असेंट, उसके बाद ऑफिशियल गजट में उनकी टीम पब्लिश करती है, और फिर जो होता है वो एनफोर्स में आता है। और इनको क्यों ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो चीज़ें लिखी थी और वही लॉ बनाते थे, उसी में लेते हैं। होता है, वो अलग बात है। कई बार पार्लियामेंट आपकी सेशन में नहीं है तो आप क्या करते हो, ऑर्डिनेंस पास कराते हो ना, वो इमरजेंसी की सिचुएशन है, अपन जनरल प्रोविजन की बात कर रहे हैं। यहाँ समझ में आ गया क्या बेटा, इसको क्यों पार्ट मानते हैं ये समझ में आया, क्योंकि ये जब बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, फ्रीडम फाइटर्स होते थे, वो उसके पार्ट होते थे और वो लॉ बनाते थे। तो उन्होंने जो चीज़ें लिखी है दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए उनको अपन एड ऑफ इंटरप्रिटेशन में शामिल करेंगे। आगे आ रहा है तुम्हारा डेफिनेशनल सेक्शन इंटरप्रेशन क्लॉजेस। देखो यूजुअली कोई भी एक्ट होता है उसके सेक्शन 2 में और कभी कभी सेक्शन 3 में क्या दी हुई होती है, डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट को उठा लो, आपने पढ़े थे फाउंडेशन में, याद करो,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 डेफिनेशंस थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 2 डेफिनेशंस का था, आपने कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 2 आपका डेफिनेशंस का ही था। तो यूजुअली सेक्शन 2 में दी होती है, कहीं कहीं पर सेक्शन 3 में दी गई है, वो भी बताऊंगी कहाँ पर, अभी आएगा। वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज इन द बॉडी ऑफ द स्टेट्यूट आर गिवन अ मीनिंग थ्रू डेफिनेशन। एक्ट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग हमें वही लेना है जो एक्ट में क्या दी हुई है, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, वो मीनिंग लेंगे हम। इट प्रोवाइड्स अ की टू प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द इनैक्टमेंट। अब वो वर्ड जहाँ जहाँ आए हम बार बार उसको एक्सप्लेन करें, इससे तो हमारा एक्ट बहुत लेंदी हो जाएगा, बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्ट को शॉर्ट रखने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए डेफिनेशन दी जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, अवॉइडिंग रिपीटिशन, शॉर्टनिंग द लैंग्वेज ऑफ द इनैक्टमेंट। ये दो काम होते हैं डेफिनेशन के, कि भाई बार बार एक ही चीज़ के बारे में लिखो, एक जगह क्या करो सेक्शन 2 में सारी एक्सप्लेन कर दो, बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक्ट भी छोटा हो जाएगा। किस किस तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है तुम्हारी एग्जॉस्टिव या रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, जितना लिखा है उतना ही आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। और ये डेफिनेशन यूजुअली स्टार्ट होती हैं मीन्स से। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 क्या कहता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ आई चीज? तो इसका मतलब यही आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जितना लिखा है उतना ही लेना है, उससे आगे नहीं लेना है। एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन या फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन। अदर्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, अदर्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। और ये डेफिनेशन यूजुअली स्टार्ट होती है वर्ड इंक्लूड्स से, मतलब इनमें वर्ड आ रहा होता है इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड भी सेम चीज बोलेगा, इंक्लूड्स वर्ड आता है यूजुअली। देखो क्या है इसमें, देखो तुमने डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 235, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या फाइनल डिविडेंड नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा है ये। समझ आ गई बात? एक आपने गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स मीन्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। याद आ रहा है? तो इस तरीके की भी डेफिनेशन बनाई जा सकती। नेक्स्ट क्या आया तुम्हारा? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल। इसके लिए एक लाइन लिखो, these definitions cannot be read in isolation. These definitions cannot be read in isolation. Isolation मतलब separately. Isolation मतलब separately. Cannot be read in isolation. They are to be read with other definitions. They are to be read with other definitions. कई बार क्या होता है, ऐसी डेफिनेशन डाल देते हैं जो कि आप सिंपली पढ़ो तो आपको अनक्लियर मीनिंग देती है। ठीक है, आप उसे आइसोलेशन में अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको उसके साथ बाकी डेफिनेशन देखनी पड़ती है, तभी आप उसका मीनिंग निकाल पाते हो। तो इनको क्या बोला जाता है? एम्बिगुअस डेफिनेशन। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेरी कॉन्टेस्ट। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। अच्छा, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, आपके साथ पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक बार, कई बार जाते हैं अपन पूछने के लिए पेरेंट्स से, छोटे होते हैं ना, तो पापा से पूछने गए, पापा इसका मीनिंग क्या है? तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा कहाँ लिखा हुआ है जरा देख के लाना, लाइन पढ़ के बता पाएंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसका मीनिंग बता पाएंगे। दैट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेस्ट। मतलब ये है इसका कि भाई जिस जगह वर्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग लिया जाएगा। समझ आ गई बात?
तो ये आपके 4 यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में बताई गई बातें हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 3 में यूजुअली होती हैं ये डेफिनेशंस आपकी। इसके आगे आ रहे हैं तुम्हारे इलस्ट्रेशन। कई बार कई जगह आपको एक्ट में इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल। ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं कि प्रोविज़न में हम बताना क्या चाह रहे थे, लेकिन अगर सेक्शन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो ये कभी भी इलस्ट्रेशन उसे ओवरराइड नहीं करेगा। कंफ्यूजन है तभी आप इसकी हेल्प लोगे। लैंग्वेज क्या है देखो, फॉलो द नेक्स्ट ऑफ दी सेक्शंस, मतलब सेक्शंस के बाद में दिया हुआ होता है, इसे नेक्स्ट का करना टेक्स्ट ऑफ दी सेक्शन। सेक्शन जो है उसके मैटर के बाद में क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन दिया जाता है। कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टेट्यूट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। स्टेट्यूट यानी एक्ट का ही पार्ट है, इसलिए तभी तो आप इसे किस में पढ़ रहे हैं, इंटरनल एड में पढ़ रहे हैं। कांट हैव द इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइंग द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन। सेक्शन की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करेगा। सेक्शन की लैंग्वेज क्लियर है तो वही यूज करेंगे, अगर क्लियर नहीं है तो इलस्ट्रेशन की हेल्प ली जाएगी। आगे आ रहा है तुम्हारा प्रोविजो। प्रोविजो हमेशा एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए, क्वालिफिकेशन क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है। प्रोवाइडेड दिस थिंग विल नॉट अप्लाई टू दीज मैटर्स। क्या लैंग्वेज है देखो, दे बिगिन विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट। यूजुअली किन वर्ड से स्टार्ट होता है, प्रोवाइडेड दैट। कंपनीज एक्ट भरा पड़ा इन चीजों से। प्रोवाइडेड दैट दिस विल नॉट अप्लाई टू दिस कंपनीज। Provided that effect is to qualify the preceding enactment which is expressly in general terms. जनरल रूल दिया हुआ है, जनरल रूल देने के बाद में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट। ये अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, देखो आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का चैप्टर पढ़ा था, सेक्शन नंबर 129 कहता था आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके अंदर दिया हुआ था कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देने वाले होने चाहिए, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एएस को फॉलो करने वाले होने चाहिए, सब पढ़ा। उसके बाद में लिख के आ रहा था प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 विल नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, लिखा हुआ था ना। फिर उसके बाद में एक और दिया हुआ था प्रोवाइडेड फर्दर दैट कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, आपकी बैंकिंग कंपनी या फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इफ दे हैव नॉट डिस्क्लोज द मैटर्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर द स्पेशल एक्ट, इट विल नॉट बी डीम्ड दैट दे हैव नॉट गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वो मैटर्स नहीं दिए जो कि आपको क्या करना था, देने थे, लेकिन उनके एक्ट में प्रोहिबिटेड थे, इसलिए उन्होंने नहीं दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिया। मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो चीज़ें जो इनके एक्ट में मना की गई है वो नहीं देंगे ये, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन देंगे। ये क्या करता है, जनरल क्लास में से स्पेशल केसेस को अलग करेगा और उन स्पेशल केसेस के लिए बाद में अलग से बताएगा। उसको क्या बोला जाता है, प्रोविजो। जनरल से स्पेशल को अलग करेगा, स्पेशल केसेस को, फिर उन स्पेशल केसेस के लिए अलग से बताता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजो। क्या है देखो, इट इज यूज्ड टू रिमूव स्पेशल केसेस एंड क्रिएट एन एक्सेप्शन। स्पेशल केसेस को अलग करता है, जैसे यहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी को अलग कर दिया ना। इट रेफर्स टू एक्सेप्शन ऑफ द मेन प्रोविजन। सेक्शन 129 का प्रोविजो सिर्फ सेक्शन 129 पे ही लगेगा। जिस सेक्शन के नीचे प्रोविजो दिया है वो उसी का है, किसी और सेक्शन का नहीं है। क्या दिया है, इट रेफर्स टू एक्सेप्शन ऑफ द मेन प्रोविजन। अब भाई यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आ जाती है। एक आईसीआई मॉड्यूल में बेटा 3 वर्ड यूज हुए हैं, और ये जो 3 वर्ड दिए हुए हैं ना, मैं वैसे तो छुड़वा देती, नहीं करवाती, लेकिन आरटीपी में कहीं पे एक जगह मैंने देखा उसने पूछ रखे हैं, मेन एग्जाम में नहीं आए लेकिन आरटीपी में डाल दिया, तो भाई अपन से पूछ सकता है। तो ये 3 अपन प्रोविजो का बताओ पेज नंबर। अच्छा, ये करना है मुझे, तुम्हें ये समझाना है जिसके लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। अपने मेन एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन आरटीपी एमटीपी में से एक में डाल दिया। मैंने एक एक क्वेश्चन देखा कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा लीव नहीं होना चाहिए, वो सारे अपन कवर कर लें। तो इसके अंदर देखो बेटा 3 चीज़ें यूज हुई हैं। एक तो वर्ड यूज हुआ एक्सेप्शन, एक वर्ड यूज हुआ प्रोविजो, एक वर्ड यूज हुआ सेविंग क्लॉज।
सबसे पहले बात करते हैं सेविंग क्लॉज की। ट्रांजिशन पीरियड पढ़ा था, जैसे दो जगह से एग्जाम्पल लेती हूँ। एक तो एग्जाम्पल लेते हैं ऑडिटर वाले चैप्टर का। टर्म ऑफ ऑडिटर अनाउंस की गई कंपनीज एक्ट 2013 में। कहा था ना कि भाई पुरानी कंपनीज में जो ऑडिट करते आ रहे हैं सालों से, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड 3 साल का दिया था, कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ये होता है सेविंग क्लॉज। मतलब आप एग्जिस्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि एकदम से कोई रूल जो है वो आपके अगेंस्ट में ना चले। आप एग्जिस्टिंग राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सेविंग क्लॉज बोलते हैं। देखो क्या है, प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स और रेमेडीज और प्रिविलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स हैं, रेमेडीज है, प्रिविलेजेस है, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। उसके पास ऑलरेडी एक राइट था कि वो ऑडिट कर सकता था, आप कंपनीज एक्ट लेके आए, तुरंत वो बंद हो गया, तो ये गलत है ना। आप बीच में क्या दो उसको, ट्रांजिशन पीरियड। आप फाइनेंशियल ईयर में भी देखो बेटा, फाइनेंशियल ईयर बताया कंपनीज एक्ट 2013 ने कब तक होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन ये पहले तो कंपनीज एक्ट 1956 में था नहीं, तो क्या बोला, 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर ये वाला नहीं चल रहा है तो आप इसे 2 साल के अंदर अंदर इस तरीके से ले आओ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लाना पड़ेगा। ये होता है तुम्हारा सेविंग क्लॉज। समझ आया कि नहीं आया बताओ मुझे। एग्जिस्टिंग राइट लायबिलिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मैं ना समझाऊँ ना तो समझ में आएंगे ही नहीं। ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है जो मैंने उठाया अभी। सेविंग क्लॉज समझ आया क्या बताओ? लिख लो साइड में ट्रांजिशन पीरियड। कैसे याद करोगे? ट्रांजिशन पीरियड से याद करो। लिखना क्या है, मार्जिनल नोट में पल्लवी उतना ही करो जितना पीडीएफ में दिया है। बस मैंने समझा दिया तुम्हें ये चीज कि मार्जिनल नोट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के इंटरप्रिटेशन में यूज होंगे और कहीं यूज नहीं होंगे, है ना। अब देखो यहां पे वर्ड आया क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वर्ड क्या दिया हुआ है, देखो एक्सेप्शन में, इंटेंडेड टू रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस। कहना चाहते हैं कि ये वाला क्लॉज इन पर्टिकुलर केसेस पे लागू नहीं होगा। ये वाला क्लॉज इन पर्टिकुलर केसेस पे लागू नहीं होगा, उसे एक्सेप्शन बोलते हैं। याद करो, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जनरल रूल। बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वर्ड माना जाएगा, यही था एक्सेप्शन। सेक्शन 25, इन केसेस में, ये पर्टिकुलर केसेस में हमारा रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज एक्सेप्शन। लिखना चाहो साइड में लिखो, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस। लिंक किए बिना ये याद नहीं होने वाले। ये 2 लाइनें याद करनी है जो यहां दिया है, ये चार्ट याद होगा। एक्सेप्शन ये कहता है कि ये वाला प्रोविजन इन पर्टिकुलर केसेस में नहीं लगेगा। समझ आ गई बात? ये वाला प्रोविजन इन पर्टिकुलर केसेस में नहीं लगेगा। रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस में ये एनेक्टमेंट हमारा, ये वाला क्लॉज जो है वो नहीं लगेगा, एक्सेप्शन। अब प्रोविजो की बात करो, यूज टू रिमूव स्पेशल केसेस फ्रॉम जनरल एनेक्टमेंट, प्रोवाइड फ्रॉम देम स्पेशली। अब भी एग्जाम्पल दिया तुम्हें सेक्शन 129 वाला। स्पेशल केसेस को जनरल से अलग करो, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्ट अलग किया पहले। अलग करने के बाद क्या बोला कि जो इनको मना किए गए हैं वो ये मैटर नहीं देंगे, उसके अलावा इनको भी देने हैं। इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना दिया, इसको बोलते हैं प्रोविजो। जनरल से स्पेशल को अलग करेंगे और उनके लिए अलग से रूल्स बनाएंगे, दैट इज प्रोविजो। याद हो जाएंगे क्या तीनों बेटा बताओ? मैंने विद एग्जाम्पल समझा दिए तुम्हें, ये 3 वर्ड याद करने हैं। आरटीपी का कोई भी क्वेश्चन कभी भी इंस्टीट्यूट मेन एग्जाम में डाल सकता है। दोबारा देख लो, सेविंग क्लॉज है कि भाई पहले से जो एग्जिस्टिंग राइट्स है, लाइबिलिटीज है, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड। एक्सेप्शन कहता है ये वाला प्रोविजन पर्टिकुलर केसेस में लागू नहीं होगा, रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन लिए। प्रोविजो कहता है स्पेशल केसेस को जनरल से अलग करो और उनके लिए अलग रूल्स बना दो, प्रोविजो। समझ आ गई बात? डिफरेंशिएट करना ही नहीं है बेटा, बिल्कुल अलग रखना, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ मोस्ट टिपिकल टॉपिक है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। विद एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली लो। फर्क बहुत माइन्यूट है और तीनों को ही आप क्या करते हो, इंटरचेंजेबली यूज करते हो।
इसलिए मैं डिफरेंशिएशन में नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। आपको मैंने क्या बताया उस अकॉर्डिंग याद करो। सेविंग क्लॉज क्या कहता है, एग्जिस्टिंग राइट लाइबिलिटीज जो है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे गलत असर ना पड़े, सेव कर दिया उनको। एक्सेप्शन क्या कहता है, ये वाला पर्टिकुलर रूल जो है ना इन केसेस में नहीं लगेगा, रिस्ट्रेन द इनेक्टिंग क्लॉज टू पर्टिकुलर केसेस, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इनेक्टिंग क्लॉज है, किन किन पे नहीं लगेगा, इन पर्टिकुलर केसेस पे नहीं लगेगा, वो आगे तुम्हारे एक्सेप्शन में। प्रोविजो क्या कहता है, जनरल से स्पेशल को अलग करो, स्पेशल के लिए अलग से नियम बना दो, उसे बोलेंगे प्रोविजो। आगे का मैटर चाहे तो पीडीएफ से लो चाहे यहां से लो, ये कर लेना। प्रोविजो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और प्रोविजो पे पीछे क्वेश्चन भी होगा आपके, देखना आईसीआई में पीछे मैंडेटरी डायरेक्टरी ले लिया अपन ने। अच्छा, डेफिनेशन वर्ड आया था ना, मीन्स एंड इंक्लूड पढ़ा था, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 2-3 बार पूछा हुआ है, मीन्स एंड इंक्लूड पे क्वेश्चन, मीन्स एंड इंक्लूड पे क्वेश्चन आया हुआ है डेफिनेशन में। अब इसको आप बुक से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक कहाँ से उठा के दे दिया, बट आईसीआई ने बीच में से क्वेश्चन बनाया कि मीन्स एंड इंक्लूड के अकॉर्डिंग बताइए, तो बताएंगे अपन। मीन्स का मतलब रेस्ट्रिक्टिव है, जो लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, और इंक्लूड का मतलब एक्सटेंसिव है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। इसने दिए हमें 2 एग्जाम्पल, क्योंकि आईसीआई तो एग्जाम में अपने वाले एग्जाम्पल ही डालेगा, एज इट इज़ आंसर डालेगा। समझाने के लिए मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल दे दिए, मीन्स में दिया कंपनी का, इंक्लूड्स में दिया डिविडेंड का। आप वो भी डाल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी अपने कोर्स वाले एग्जाम्पल ही हैं, लेकिन इन्होंने जो दिया वो भी देख लो। डायरेक्टर की डेफिनेशन फाइनल में भी आप वैसे पढ़ोगे, डायरेक्टर के पूरे प्रोविजन तो सेक्शन 234 में दिया गया है। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव, अदर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड। जो डायरेक्टर बोर्ड पे है उसी को डायरेक्टर माना जाएगा, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेफिनेशन यही है। इसके आगे आपको रेफर करना है, आप इसके बाद कंपनी की डेफिनेशन रेफर कर देना। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, वो तुम्हें याद जल्दी हो जाएगी और ये भी याद हो जाएगी। होल टाइम डायरेक्टर वाली नहीं हो तो तुम वो करना डिविडेंड वाली 235, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब डिविडेंड के अंदर फाइनल और इंटरिम दोनों डिविडेंड को लिया जाएगा। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या दिया देखो, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। इंक्लूड वर्ड का मतलब क्या है, डेफिनेशन कैसी है, एक्सटेंसिव। अदर डायरेक्टर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड, अदर डायरेक्टर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड, मतलब ये पॉइंट आता है तो आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। चाहे तो कंपनी और डिविडेंड वाली डेफिनेशन से करो, चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर वाली डेफिनेशन से करो, ठीक है। विद एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको ये पॉइंट। आगे क्या आ रहा है, एक्सप्लेनेशन। अपन देखते हैं ना कंपनीज एक्ट में जगह जगह एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ होता है कि भाई जहां हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड दिया है उसके अंदर सीएफएस भी शामिल है, उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी नोट भी शामिल है। एक्सप्लेनेशन क्या करता है बेटा, क्लैरिटी लाने की कोशिश करता है, या तो मेन सेक्शन में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर सकता है। क्या चीज़ दे रही है देखो यहाँ पे, इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। एक्सप्लेनेशन क्या करता है कि इसका क्या मतलब है, एक्ट कहना क्या चाहता था वो एक्सप्लेन करता है। क्लैरिफाइज द वेगनेस इन द मेन इनेक्टमेंट। वेगनेस मतलब डाउटफुलनेस, कहीं भी कोई एब्सर्डिटी है, रिपग्नेंसी है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन डाला जाता है। स्पेशली क्या होता है, नया कोई एक्ट आता है, बना दिया ड्राफ्ट्समैन ने, बट नोबडी इज परफेक्ट, अब उसके अंदर कुछ कमियां हैं, क्वेश्चन आई, क्वेरीज आई, तो क्या करते हैं बाद में एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हैं। रेड टू हार्मोनाइज विद एंड क्लियर द एम्बिग्विटी। एक हार्मोनाइजेशन पंचअप करने के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्लियर द एम्बिग्विटी इन द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में जो भी आपकी अनसर्टेनिटी या डाउटफुलनेस आ गई है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इट इज प्रोवाइडेड टू क्लियर द डाउट ऑफ द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में जो भी एब्सर्डिटी है उसको दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन डाला जाता है। शेड्यूल।
एक्ट का ही पार्ट है। 29 चैप्टर 7 शेड्यूल इन योर कंपनीज एक्ट 2013। कुछ तो आपने पढ़े भी हैं, देखो याद करो। शेड्यूल 1 में आपको बताया गया है फॉर्मेट ऑफ MOA एंड AOA, टेबल ABCDE MOA FGHIJ AOA पढ़ा था। शेड्यूल 2 में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन डिविडेंड चैप्टर में पढ़ा था। शेड्यूल 3 आपने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा आपने। शेड्यूल 7 पढ़ा CSR जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो वहाँ दी हुई हैं, तो ये तो अपन ने पढ़े भी हैं। तो शेड्यूल जो होते हैं इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इसीलिए इसे हम किस में लेंगे, इंटरनल एड में देंगे। मस्ट बी रेड टुगेदर विद द एक्ट, एक्ट के साथ इनको पढ़ा जाना चाहिए। इफ़ इनकंसिस्टेंसी एक्ट विल प्रिवेल। कल को इनकंसिस्टेंसी हो गई, एक्ट में कुछ और लिखा है, शेड्यूल में कुछ और लिखा है, किसकी सुनेंगे, एक्ट की सुनेंगे। ठीक है। कंटेन डिटेल्स एंड फॉर्म्स फॉर वर्किंग पॉलिसी। कुछ फॉर्मेट दिए हुए होते हैं, कुछ डिटेल्स दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ बनानी होती है। शेड्यूल एक्चुअली फॉर्म्स या फॉर्मेट देते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी है ये चीज़, जैसे MOA का फॉर्मेट दे दिया, या आपको डेप्रीशिएशन में इतनी रेट इस अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, तो आपको क्या किया, डिटेल्स दे दी। 7 शेड्यूल है अपने कंपनीज एक्ट में, हेल्प ले सकते हैं। रेड स्टेट्यूट एज अ होल, ये भी याद कर लेना। इंटरनल एक्सटर्नल एड अच्छे से करके जाना, रूल्स से ज़्यादा क्वेश्चन एड्स पे पूछता है और होते छोटे छोटे से हैं। रेड स्टेट्यूट एज अ होल मतलब पूरे लॉ को एक साथ पढ़ना है, पूरे एक्ट को एक साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कहीं कुछ और लिखा है कहीं कुछ और लिखा है, आपने एक तो पढ़ लिया पार्ट, दूसरा नहीं पढ़ा, तो फिर मीनिंग एब्सर्ड भी निकल सकता है। जैसे मीटिंग चैप्टर पढ़ा था, नोटिस सेक्शन 101 क्या कहता था कि आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा। लिखी हुई है ना बात, कि आपको अगर मीटिंग बुलानी है तो मेंबर्स को कम से कम कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना है, 21 क्लियर डेज। इसके अंदर डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस नहीं लेते थे और जो मीटिंग का दिन है उसको नहीं लेते थे, तभी तो वर्ड यूज़ करते थे क्लियर डेज, है ना। और पोस्ट से भेजा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, याद आ रही हैं चीज़ें। लेकिन उसके बाद में ये भी तो लिखा हुआ था कि भाई अगर आपके मेंबर्स रेडी हो जाएं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेजॉरिटी इन नंबर 95% ऑफ पेड अप कैपिटल होल्डर हाँ बोल दें, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% वोटिंग पावर वाले हाँ बोल दें, तो 21 डेज का कम नोटिस को भी दे करके AGM बुलाई जा सकती है। पढ़ा था ना। अब किसी ने एक ही पार्ट पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे 21 दिन तो देना ज़रूरी है, लॉ ने कोई रेमेडी दी ही नहीं है, जबकि लॉ ने साफ क्लियर कट रेमेडी दे रखी है। तो यू हैव टू रीड स्टैट्यूट एज अ होल। स्टैट्यूट इज टू बी मेड ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स। कोई भी एक्ट जो है वो पूरे पार्ट्स को मिला के देखा जाएगा, टेकन टुगेदर। दैट इज अ पर्सन कांट रीड ओनली अ पार्ट। एग्जाम्पल सेक्शन 101 पढ़ लो एक बार। 21 क्लियर डेज का नोटिस बोलता है और बाद में उसी सेक्शन में आगे क्या दिया हुआ है, कम दिन का भी दे सकते हो अगर इतने मेंबर राजी हो जाए। 2 नंबर बोला ना, 2 नंबर में मैटर सफिशिएंट है। नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं बोलेगा, इंटरनल एड सारे बताओ, नहीं, कोई भी एक पूछ लेता है वो, और एक पूछ लिया तो वही 2 नंबर, हार्डली 3 नंबर मैक्सिमम। ना ना, वो वैसे भी आप पढ़ोगे तो बेटा हो ही जाएंगे, अगर आपके 4 नंबर का भी आया तो 4 याद हो ही जाएंगे, क्योंकि मैं कह ही रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है करने अपन को। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या। हमने क्या खत्म किए, इंटरनल एड्स। एक्ट के अंदर से ही हेल्प ले रहे थे, एक्ट के अंदर ही लॉन्ग टाइटल है, एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन जिनको बोला, एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें क्या होती है एक्ट के अंदर। शेड्यूल भी उसका पार्ट, मार्जिनल नोट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, है ना, ऐसी चीज़ें ली अपन ने। शॉर्ट टाइटल मतलब होता है अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसे शॉर्ट में बोलने लग जाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 शॉर्ट टाइटल। इसको अपन इंटरप्रिटेशन में यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने नंबरिंग 1 कहाँ से की है, लॉन्ग टाइटल्स। अच्छा देखो, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल सेटिंग। अब भाई एक्ट के बाहर से हेल्प ले रहे हैं, आपकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, आपको पता लगाना है कि ड्राफ्ट्समैन कहना क्या चाहता था, तो आप क्या देखो, हिस्टोरिकल सेटिंग्स देखो, ऑथेंटिक राइटिंग या वर्क्स देखो। उस समय जब ये रूल पास हुआ था, उस समय पार्लियामेंट में क्या क्या पेपर्स पास भेजे गए थे, क्या बहस हुई थी, किन मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ था, किसने क्या कहा था, कोई किसी का कॉन्टेम्प्रेरी वर्क मिल रहा है यानी किसी की ऑथेंटिक राइटिंग बुक मिल रही है उस समय की, उसको पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि एक्ट लाया गया था, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था।
उससे हेल्प आप ले सकते हो कि भाई ये एक्ट कहना क्या चाहता है। अपन रीसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, बोलोगे मैम रीसेंट एग्जाम्पल और हिस्टोरिकल सेटिंग ले सकते हैं। देखो कैसे, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर हटा दिया था आर्टिकल 370। इससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा करते थे अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। होता क्या है बेटा, दो एरियाज है जम्मू और कश्मीर। जम्मू जो है वो आपका मैदानी इलाका है, वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, वो इंडिया का ही पार्ट मानते थे अपने आप को, इंडिया के सारे रूल्स फॉलो करने को तैयार थे। कश्मीर जो है वो पहाड़ी इलाका, वहाँ के लोगों को शुरू से प्रॉब्लम थी, वो अपना सेपरेट देश चाहते थे। इनका झंडा अलग, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है नॉर्मल भारत में 5 साल की, यहाँ होती थी 6 साल की। ज़्यादातर एक्ट आप पढ़ते थे तो क्या होता था, जम्मू कश्मीर में नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वहाँ लिखा होता था कि इनकी विधानसभा की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला भाई क्या सिस्टम लगा रखा है आपने, आप जो हमारी सारी सर्विसेज है इंडिया की वो यूज़ करते हो, जो स्कीम्स आती है आप सारी यूज़ करते हो, ठीक है, बेनिफिट आपको सारे चाहिए, और फिर आप कहते हो हम तो अपना झंडा फॉलो करेंगे, हम अपने नियम कायदे खुद बनाएंगे, हमारी संसद बनाएगी, जब तक हमारी विधानसभा नहीं कहेगी तब तक हम पे ये रूल्स नहीं लगेंगे। तो ये सब छोड़ो, जो हम बना रहे हैं नॉर्मल कायदे जो पूरे देश पे लग रहे हैं वही हम इस पे लगाएंगे, हम कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाएंगे। ये कहते हुए 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने आपका क्या किया, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, आर्टिकल 35A में चेंजेस वगैरह आ गए। तो ये सब इस तरीके से हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कल को अगर मान लो 10-20 साल बाद में अगर इस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाए कि क्यों हटाई गई ये धारा, अपन क्या करेंगे? उस समय संसद में क्या डॉक्यूमेंट पेश किए गए, मोदी जी ने क्या स्टेटमेंट बोले, अमित शाह ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए, बहुत हंगामा हुआ था, लोगों ने क्या बहस की, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, इन सब चीज़ों की हम हेल्प ले सकते हैं। इट विल बी हिस्टोरिकल सेटिंग। समझ आई क्या बात? आप हेल्प ले सकते हो कि उस समय एक्ट पास हुआ था, बैकग्राउंड क्या था, क्या लाने की भावना थी, क्या करना चाहते थे। तो ऐसा मीनिंग लो जिससे इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सामने आ सके। कई बार क्या होता है, ऑथेंटिक बुक्स लिख दी जाती है उस टॉपिक पे, ऐसा कोई भी मुद्दा होता है तो ऑब्वियसली इस पे या तो मूवीज़ बन जाती है या क्रिएटिव राइटिंग बुक्स लिख देते हैं ऑथर्स। तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो कि उस समय ऐसी एक बुक लिखी गई थी, ऑथेंटिक थी, काफ़ी ज़्यादा इसको मान्यता मिली थी, तो हेल्प ले सकते हैं। क्या लिखा है देखो, हिस्ट्री इन जनरल एंड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, एंशिएंट स्टेट्यूट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। कंटेम्प्रेरी और अदर ऑथेंटिक वर्क भी आप यूज़ कर सकते हो, राइटिंग मतलब बुक्स वगैरह लिखी हुई है उस टॉपिक में, वो भी यूज़ कर सकते हो एज एन एक्सटर्नल एड। मीनिंग निकालना है एक्ट से बाहर, किसकी हेल्प ले रहे हैं? हिस्टोरिकल सेटिंग्स की। पार्लियामेंट में क्या क्या मुद्दे उठे थे, क्या क्या इसके बारे में राइटिंग्स हैं, क्या अपने पास ऑथेंटिक वर्क है, आर रेलिवेंट इन इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द एक्ट्स। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लेना जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जम्मू कश्मीर वाला, कि भाई कोई भी एक्ट आता है ना तो कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे डिस्कशन होता है। पार्लियामेंट कभी फेक में कोई लॉ पास नहीं करती, कोई लॉ आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा बेटा, उद्देश्य होगा, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुए होंगे, कुछ पेपर पेश किए गए होंगे पार्लियामेंट में, डिस्कशन हुआ होगा, उस पर कोई बुक लिखी गई है वो देख लो, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहना क्या चाहते थे, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा हिस्टोरिकल सेटिंग्स क्या होती है। कंसोलिडेटिंग स्टेट्यूट एंड प्रीवियस लॉ, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया बेटा, इट वाज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज। इससे पहले चलता था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। अब कोई मैटर है बेटा जिसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 ने नहीं बताया, जैसे प्रोड्यूसर कंपनीज का जो प्रोविज़न है कंपनीज एक्ट 1956 में होता था, 2013 ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो जो प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 1956 में चल रहे थे वही अभी भी लग रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या दिया है देखो यहाँ पर, प्रिएम्बल कंटेन्स एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अगर किसी एक्ट के प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि ये एक्ट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट करके बनाया जा रहा है पुराने वालों को, इट मे बी प्रिज्यूम्ड, ये माना जाएगा, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू आल्टर द लॉ, ये उसे आल्टर यानी बदलने के लिए नहीं आया। एग्जाम्पल, इफ अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन अ कंपनीज एक्ट 2013, हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956। क्यों? वो सालों से चलता आ रहा था,
उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं, अगर देखो नया आ गया कंपनीज एक्ट, कंट्रोवर्सी हो गई कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, ऑब्वियस सी बात है 2013 की मानेंगे, लेकिन किसी चीज़ के बारे में अगर कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं दिया, अब हेल्प किससे लें? कंपनीज एक्ट 1956, पेरेंट एक्ट देखा जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पेरेंट एक्ट कौन सा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के दिन भी किसी चीज़ का जवाब अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं मिलता बेटा, तो हेल्प कहाँ से लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। समझ आ गई बात? चैप्टर 7 अलग किया था, कुछ नए प्रोविज़न डाले थे, बना दिया। सिमिलरली वॉज विद पार्टनरशिप एक्ट, चैप्टर 11 सेपरेट किया, नए प्रोविज़न डाले और क्या बना दिया? पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ मुझे? यहाँ तक का मैटर आज आप कर लो, आगे अपन कर लेंगे। यहाँ तक मार्क कर लेना। यूजेस से कराऊंगी मैं, कितना बचा कितना है? आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 2-3 पन्ने हैं, ठीक है। ये करते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पार्ट करते हैं, फिर अपना एक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोविज़े का मीनिंग भी तो एक्सेप्शन ही दिया था। हाँ दिया था, लेकिन बेटा कल को डिफरेंस बोले तो वो चार्ट भी करना है। मैंने कहा ना कि भाई वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। कई बार हम प्रोविज़ो के लिए वर्ड लिख देते हैं ये वाला, तो यहाँ 3 वर्ड अलग से पूछ लिया जाए तो वो मीनिंग दे के आना पड़ेगा। रूल्स और सर्कुलर इंटरनल एंड का पार्ट मानेंगे? नहीं नहीं बेटा, अच्छा एक मिनट पढ़ने दे पल्लवी मुझे। रूल्स और सर्कुलर इंटरनल एड का पार्ट मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल, ऑर्डिनेंसेस, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ स्टेट्यूट, माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का अपन ने मैटर लिया। और किसी का बेटा कोई डाउट है तो बताओ, बाकी अपन कल करेंगे कंटिन्यू। एनीवन कोई डाउट है बताओ? नहीं है तो नो डाउट कर दो एक बार टाइप, फिर फटाफट ख़त्म करते हैं। नहीं है, चलो फिर, है ना।